यूट्यूब पर तुमने कई सारी फ्रेंडशिप देखी होंगी जो ऑन स्क्रीन तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगती थी, ऑडियंस भी उनका बॉन्ड बहुत ज्यादा पसंद करती थी, बट फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से शायद ये लोग अब वापस से कभी दोस्त ना बन पाए और मे भी कभी ये एक साथ दिखाई भी ना दे। और जिसमें से पहले हैं मल्हान ब्रदर्स एंड रचित्रो। एक टाइम ऐसा था जब ये सारे यूट्यूबर्स काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इवन इन्होंने साथ में मिलकर कई सारे वीडियोस भी बनाए और यहाँ तक कि ऑडियंस के सामने और ऑफ स्क्रीन भी इनका बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा हुआ करता था। यहाँ तक कि रचित्रो तो मल्हान ब्रदर्स को बड़ा भाई के जैसा मानता था एंड मल्हान ब्रदर्स भी उसे ऐसे ही मानते थे। लेकिन फिर इनके बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से शायद ये साथ में कभी दिखाई भी ना दे। जहां पर रचित्रो 2025 में डिसाइड करते हैं कि वो अपने चैनल पर एक स्ट्रीम करेंगे जहां पर वो ड्रिंक करेंगे। फिर क्या होता है और क्यों होता है, ये सारी चीजों को मैंने इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर तुम इस वीडियो के बाद इस वीडियो को देखना चाहते हो तो जाकर देख सकते हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाऊं तो उस स्ट्रीम के अंदर मैक्सटन ने मल्हान ब्रदर्स और उनकी ड्रिंक को जो की फोकस थी उसे ओपनली खराब बोलना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ तक कि रचित उस स्ट्रीम के अंदर नशे में था तो वो चीजों को तुरंत कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन बाद में उसने मैक्सटन को चुप कराया और माफी भी मांगी। लेकिन फिर ये बात है कि स्ट्रीम तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि स्ट्रीम खत्म होने के बाद रचित्रो ने फुकरा इंसान को कॉल किया था और उनसे माफी मांगी थी। और उस टाइम पर फुकरा इंसान ने रचित्रो को बोला भी था कि इसमें तेरी क्या गलती। लेकिन अगले दिन जब दोनों भाइयों ने रचित्रो को अनफॉलो कर दिया तो रचित ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी चढ़ा दी ये बोलते हुए कि ये बिल्कुल एक पुसी मूव था, क्योंकि जब बात ऑलरेडी क्लियर हो गई थी तो फिर ऐसा क्यों किया। और ऊपर से रचित ने ये भी बताया कि उसे ऊपर से उनके फैंस की तरफ से हेट मिल रही है वो अलग, और उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि रचित्रो ने अपनी वीडियो के अंदर ये भी बताया कि निश्चय मल्हान कैसे उनके पुराने आइडियाज चोरी करते थे, और फिर उसने ये भी बोला कि उसे इसके लिए कभी क्रेडिट भी नहीं दिया गया और ये बात उसको हमेशा से बोलनी थी लेकिन वो कभी बोल नहीं पाया। और यहाँ तक कि रचित ने अपनी रिप्लाई वीडियो के अंदर ये भी बताया कि उसने एक स्ट्रीम के अंदर IIT बाबा के साथ फोकस ड्रिंक को ट्राई किया था और उसने वहां पर कोई नेगेटिव रिव्यू भी नहीं दिया था। उसने बस इतना बोला था कि टेस्ट ओके और प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन उसके बाद फुकरा इंसान का उसे कॉल आता है और रचित ने ये बताया कि उसे उस कॉल के ऊपर एक्यूज किया गया और वहां पर वो उसे ये बोलते हैं कि क्या तुझे किसी ने नेगेटिव बोलने के लिए पैसे दिए। और रचित्रो को ये चीज बहुत ज्यादा हर्ट हुई, क्योंकि वो एक तरफ रचित्रो को बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं और दूसरी तरफ वो ऐसा मान रहे हैं कि वो बिक गया है। और वहीं पर दूसरी तरफ वंशज से भी रचित की कंट्रोवर्सी हो गई, जहां उसका मानना था कि रचित ने दोस्ती की आड़ में पुराने ग्रजेस पाल रखे थे और अब वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। और ये कंट्रोवर्सी भी काफी लंबे टाइम तक चली थी और इस कंट्रोवर्सी के अंदर वंशज और रचित्रो की दोस्ती भी खराब हो गई। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद मल्हान ब्रदर्स का रिप्लाई तो इसके ऊपर आया नहीं, लेकिन फिलहाल इन सब की दोस्ती वापस से होना ये ऑलमोस्ट नामुमकिन सा ही है। और ऐसे ही कुछ अभी रिसेंटली भी हुआ जहां पर दो बड़े क्रिएटर्स की ऐसी ही फ्रेंडशिप खराब हो गई और शायद अब हमें कभी साथ में दिखाई ना दे। थगेश वर्सेस निशु तिवारी। इवन इस लफड़े से पहले थगेश ने निशु तिवारी के साथ एक वीडियो भी प्लान कर रखा था, लेकिन चीजें पूरी तरीके से खराब हो गई। सबसे पहले निशु तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम पर यह क्लेम किया कि थगेश ने उनकी सीरीज आई फाउंड द लॉस्ट वायरल सेंसेशन ऑफ इंडिया इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने हाईजैक किया। उनका ये कहना था कि जैसे ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर ओम प्रकाश मिश्रा और ढिंचैक पूजा का अनाउंस किया कि वो उनकी अगली वीडियो के अंदर होने वाले हैं, तो थगेश ने उनके सेम गेस्ट को कॉपी करके उनके चैनल पर वीडियो को फटाफट अपलोड कर दिया ताकि वो फर्स्ट मूवर बन सके। और यही बात थगेश को बहुत ज्यादा बुरी लगी कि उन्होंने निशु तिवारी को कॉपी किया ही नहीं है, फिर भी उनके ऊपर ये एलिगेशंस लग रहे हैं। उन्होंने चैट लॉग्स और कॉल रिकॉर्ड्स दिखाए कि उसने इन गेस्ट को दिसंबर और जनवरी में कांटेक्ट किया था, वो भी निशु तिवारी के अनाउंसमेंट से पहले। और थगेश भाई ने ये प्रूव किया कि एक जस्ट कोइंसिडेंस था और उन्होंने कोई चोरी नहीं की। और उल्टा थगेश भाई ने ये बता दिया कि निशु तिवारी उल्टा और कॉपी करती है दूसरे क्रिएटर्स को और वो दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम मेरा कॉपी कर रहे हो। फिर वहीं पर निशु तिवारी का एक वीडियो अपलोड होता है जहां पर निशु तिवारी का ये मानना था कि उन्होंने पास्ट में गलतियां की हैं, लेकिन वो उन्होंने अपने अर्ली करियर में की थी। और याद रख कि उन्होंने ये बोला कि थगेश उसकी 3-4 साल पुरानी गलतियों को अपनी अभी की चोरी छुपाने के लिए बता रहा है। जहां पर उन्होंने ये बताया कि कई सारे आईआरएल कंटेंट क्रिएटर से पहले उन्होंने वीडियोस बनाई थी, लेकिन उन्होंने वो नहीं बताया। और ऐसे निशु तिवारी ने कई सारे एलिगेशन को काउंटर किया कि कैसे पूरी आईआरएल कम्युनिटी कॉपी करती है। लेकिन फिर थगेश का एक फाइनल रिप्लाई आता है। मेरे पिछले वीडियो का पूरा पॉइंट यही था कि यहाँ वहां से कंसेप्ट सेम हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी है। एंड अभी आप खुद ही वो बोल रही हो। क्या मुझे कॉपी से दिक्कत है? नहीं। लेकिन नहीं, चाहे 20 क्रिएटर्स भी उठ के इस चीज पे बोल दे, 20 क्रिएटर्स गलत होंगे, ओनली निशु तिवारी सही होगी, क्योंकि हम सब तो साइड कैरेक्टर है यूट्यूब के, निशु जी मेन कैरेक्टर है। और यहाँ तक कि थगेश ने ये भी बताया कि कैसे निशु तिवारी उनकी ऑडियंस को मैनिपुलेट करके चीजें बता रही है। उन्होंने सबसे पहली चीज तो ये पकड़ी कि स्क्रीनशॉट में डेट 15 नवंबर 2025 थी और फिर निशु तिवारी ने ये क्लेम किया है कि उसने 3 बजे रेड टेम्पल और 4:30 बजे ओम बन्ना टेम्पल को शूट किया था। और थगेश ने गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग ये बताया कि इनके बीच की दूरी 4 घंटे 20 मिनट की थी, तो ये प्रैक्टिकली जाना तो इम्पॉसिबल है। रेड टेम्पल दैट इज करनी माता टेम्पल से ओम बन्ना टेम्पल 4 घंटा 20 मिनट का ड्राइव है।
आई डोंट नो। तो इसी कारण से निशु तिवारी के ऊपर एक और फेक एविडेंस क्रिएट करने का एलिगेशन लग गया और यहाँ तक कि थगेश ने निशु तिवारी को मैनिपुलेटर और स्कैमर दीदी डिक्लेयर कर दिया है। बाकी स्कैमर दीदी आप कमा लो। और अगर थगेश के पर्सपेक्टिव से देखें देन वापस से उनको निशु तिवारी के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ तक कि थगेश का तो ये भी मानना है कि निशु तिवारी को मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है और उसने ये कंट्रोवर्सी जानबूझकर क्रिएट की। वहीं पर निशु तिवारी का ये कहना है कि थगेश को गॉड कॉम्प्लेक्स है और वो छोटे क्रिएटर्स को दबाना चाहता है। और इन दोनों के बीच में वापस से दोस्ती होना इसलिए थोड़ी मुश्किल है क्योंकि थगेश ने निशु तिवारी को पागल और क्लाउन बोल दिया है और बदले में निशु तिवारी ने थगेश को ये बोल दिया है कि वो चोर है और उनमें रत्ती भर का टैलेंट नहीं है। और ये सारी बातें उन दोनों को बहुत ज्यादा चुप गई क्योंकि जब कोई बात टैलेंट पे या फिर काम पे ले आता है देन भाई बातें थोड़ी सी खराब हो जाती हैं। पर अगले यूट्यूबर्स की दोस्ती तो भाई जैसी थी लेकिन इनके बीच में चीजें इतनी ज्यादा खराब हुई जहां पर बात लीगल एक्शंस तक आ गई थी और यहाँ तक कि कंट्रोवर्सी शुरू होने से पहले ही इन दोनों की दोस्ती के बीच में दरार आना शुरू हो गई थी। लेकिन ये सारा ड्रामा 3 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ जब एक लाइव स्ट्रीम के दौरान मावी ने एक ट्रोल के सुपर चैट को जवाब दिया। मावी ने फ्रस्ट्रेशन में आकर ये बोल दिया कि कुछ प्लेयर्स तो कैरी भी नहीं हो पाते और गिव अप कर देते हैं। वो तो दिख जाएगा कौन लेवल डी है तीनों यार। गुमनाम देख, पहली बात तो है ही गुमनाम, पहली बात तो तेरी माँ पहले तो है ही गला। दूसरी चीज तुम्हारे वाले तो कैरी भी नहीं हो पाते, वो तो गिव अप ही कर जाते हैं ना। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जब टीम अच्छा खेलती है तो लोग बोलते हैं कि वो कैरी हो रहा है और जब बुरा खेलती है तो उसे ब्लेम किया जाता है। अच्छा खेले मेरी टीम तो मैं कैरी हो रहा हूँ, बुरा खेले तो मैं लेवरेटिव, है ना। ये तो बोलना पड़ता होगा क्यों पैट्रॉन? ये तो शुरू से मैं सुनते आ रहा हूँ। लेकिन बाद में मावी ने ये बोल दिया था कि ये कमेंट उनके ट्रोल्स के लिए था लेकिन स्काउट ने ये बात को अपने ऊपर ले लिया क्योंकि स्काउट ने अपने ट्विटर पर ये ट्वीट कर दिया था फॉरगेट बट नॉट फॉरगिव और इस बात को थोड़ा सा बढ़ा दिया था जिसके बाद दोनों तरफ से रिप्लाईज आना शुरू हो गए। मावी ने ये क्लेम किया कि स्काउट को ओआर स्पोर्ट्स से निकाल दिया गया था और उसे स्लॉट नहीं मिल रहा था और याद है कि मावी का ये भी कहना था कि उसने अपने टीममेट से लड़ झगड़ के स्काउट को अपने टीम में वापस से लिया था और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी क्लेम किया कि स्काउट को टीम सोल में लाने के पीछे उसका हाथ था। वैसे तो स्काउट ने इस चीज को डिनाई कर दिया है और ये बोल दिया कि गोल्डी और थक से पूछ लो कि इनवाइट किसने दिया था। मैं आया था, स्काउट को ले भी नहीं रहे थे और स्काउट को मैं लेके आया। ये चीज मैं अगर बोलूंगा आप बोलोगे नहीं मावी ने बोला, मावी का बोलेगा स्काउट ने बोला। सिंपल सी बात है, जिस बंदे से इनवाइट आया था उनसे आप पूछ लेना, वो है थग और गोल्डी भाई। और जब कैरी होने का उन पर इल्जाम लगा तो स्काउट ने अपने वर्ल्ड लीग के स्टैटिक्स, स्किल्स, डैमेज और एसिस्ट दिखाए ये प्रूव करने के लिए कि उन्होंने टीम को हरवाया नहीं था बल्कि अच्छा परफॉर्म किया था। फिर धीरे धीरे करके बात थोड़ी पर्सनल लाइफ पे चली गई और फैमिली पे चली गई। मावी ने यहाँ तक कि स्काउट के ऊपर ये झूठ बोलने के इल्जाम भी लगाए कि स्काउट अपनी असलियत छुपा रहा है और सबके सामने वो एज 1998 बता रहा है और इस चीज का जवाब देने के लिए स्काउट ने अपनी स्टीम पर अपना पासपोर्ट और अपना पैन कार्ड दिखा दिया था। मावी ने यहाँ तक कि ये भी बोला कि स्काउट की सक्सेस उसकी फैमिली वेल्थ की वजह से है और फिर बाद में स्काउट ने क्लैरिफाई किया कि भले ही उनके पेरेंट्स सपोर्टिव थे लेकिन उन्होंने अपनी सक्सेस और वेल्थ खुद मेहनत करके कमाई है। यहाँ तक कि मावी ने अपनी स्टीम के अंदर ये इशारा भी किया था कि स्काउट सब्सटेंसेस यूज करता है। तो मैं नाम नहीं लूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। तो वो भी पीता है तो मैंने भी कभी नाम नहीं ली है। और स्काउट ने इस चीज को डिनाई करते हुए ये कहा था कि वो ब्लड टेस्ट करवाने को तैयार है ये प्रूव करने के लिए कि वो नशा नहीं करते हैं। लेकिन याद है कि स्काउट ने जब मावी के ड्रिंकिंग हैबिट्स को सोशल मीडिया पे रख दिया था तो उन्होंने उसके लिए थोड़ा सा रिग्रेट भी फील किया था। आई थिंक मैंने ड्रिंक वाली चीज में कोई बोलनी नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे, जो उसका पर्सनल लाइफ है, बट वो चीज बोल दी, उसके लिए आई थिंक मैं गलत हूँ उस पॉइंट पे। फिर एक और बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया इन दोनों के बीच में, वो था फार्मिंग वर्ड को लेकर क्योंकि स्काउट ने सरकास्टिकली क्लाउड फार्मिंग या फिर सोशल मीडिया फार्मिंग की बात की थी लेकिन मावी ने इसे ऐसे समझ लिया कि जैसे स्काउट किसानों की बेइज्जती कर रहा है। फिर बाद में स्काउट ने क्लियर किया कि वो खेती बाड़ी के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा था बल्कि सोशल मीडिया मैनिपुलेशन की बात कर रहे थे कि आई एम अ प्राउड फार्मर। मेरे को नहीं समझ आया कि यहाँ पे कौन सी मैनिपुलेशन चल रही है कि आई एम अ प्राउड फार्मर, मुझे नहीं समझा क्योंकि यहाँ पे तो व्यूज फार्म की बात चल रही है। लेकिन इससे सबसे बड़ा असर हुआ उन दोनों की दोस्ती पर। मावी ने ये बताया कि वो स्काउट को अपना भाई जैसा मानता था। मैंने इसको भाई मान लिया था, पता नहीं क्यों मान लिया था। इस बात के लिए मैं आज ही रिग्रेट करता हूँ, पूरी जिंदगी रिग्रेट करता हूँ। और यहाँ तक कि मामला यहाँ तक पहुंच गया था कि डिफेमेशन केस और लीगल एक्शन की बात करने लग गए थे। लेकिन ये पूरे सिनेरियो से ये पता लग जाता है कि ये दोनों शायद अब साथ में दिखाई ना दें। अगर तुम YouTube के ओजी व्यूअर नहीं हो देन भाई तुम्हें ये बात शायद पता नहीं होगी कि अमित भड़ाना और भुवन बाम शायद हमें कभी साथ में देखने को मिले ही ना, क्योंकि इनके बीच में एक थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर बोल सकते हो थोड़ी लड़ाई है जो कि शायद कभी सोल्व हो ही ना। शायद मई 2021 के आसपास जब इन दोनों क्रिएटर्स के बीच में एक सब्सक्राइबर्स रेस हो रही थी तब से चीजें काफी ज्यादा मैच्ड अप हो गई। सबसे बड़ा मुद्दा तब
ये उठा कि अमित भड़ाना ने जब ये बोला कि कंपटीशन वाले उनकी वीडियोस के ऊपर जानबूझकर एड्स लगवा रहे हैं, और उस टाइम पर अमित भड़ाना का ये कहना था कि जब जबरदस्ती एड्स लगवाए जाते हैं तो व्यूअर्स वीडियो को ही बंद कर देते हैं। इससे ऑडियंस का रिटेंशन भी खराब होता है और सीडीआर भी खराब होता है और यूट्यूब का एल्गोरिथम ट्रेंडिंग से वीडियो को हटा देता है। और अमित भड़ाना को ये लगा कि उनकी ऑर्गेनिक रीच को खत्म करने के लिए और उन्हें बदनाम करने के लिए कि वो व्यूज खरीद रहे हैं, इसलिए कोई ना कोई तो ये सारी चीजें कर रहा है। अब धीरे धीरे करके दोनों क्रिएटर्स एक दूसरे की स्टोरी चढ़ाने लगे। जैसे भुवन बाम ने एक स्टोरी चढ़ाई थी उनकी एक फेमस टैगलाइन डाल के, हसल करो भसड़ नहीं। और वहीं पर अमित भड़ाना ने ये जवाब दिया कि हसल भी करेंगे और भसड़ भी करेंगे। और फिर अमित भड़ाना ने भुवन बाम के मैनेजर पर भी ये निशाना साधा। उन्होंने ये बोला कि ये चमचों के थ्रू नेगेटिव मीम्स और फेक डिसलाइक स्प्रेड करते हैं ताकि भड़ाना की इमेज खराब हो सके। यहाँ तक कि अमित भड़ाना का सबसे बड़ा इशू तो ये था कि भुवन बाम पब्लिक में हम्बल इमेज मेंटेन करते हैं, लेकिन पीछे कुछ और है। और अमित ने साफ साफ कहा था कि कैमरा पर ये बोलता है कि कोई कंपटीशन नहीं है, पीठ पीछे इन्हें हर हाल में मुझे नीचे गिराना है। और जब बात यहाँ तक आ जाती है तो भाई दोस्ती की गुंजाइश तो भूल ही जाओ। अमित भड़ाना के हिसाब से उन्होंने पहले भी एक बार माफ किया था और उन्होंने ये बोला था कि सामने वाले बंदे ने हाथ जोड़े थे और उस टाइम पर अमित ने उसे माफ कर दिया था। लेकिन बाद में जब वही डर्टी गेम्स दोबारा शुरू हुए तो अमित भड़ाना को ये लगा कि लोग सुधरने वाले नहीं है। तब उन्होंने ये स्टोरी चढ़ाई, सामने आने पर पिछली बार हाथ जोड़ लिए थे तूने, डर्टी गेम नहीं मेहनत कर। और ये जस्ट सारे एलिगेशंस हैं। अब इसमें कितना सच है और कितना झूठ इसका हमें कोई पता नहीं, लेकिन इसी कारण से इन दोनों के बीच में कभी दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि ये बात थोड़ी सी बिट्रेल पर आ गई थी और ऐसी बात पर दोस्ती होना ये थोड़ा सा मुश्किल है। भुवन बाम ने तो आज तक कभी भी इस बात पर ज्यादा पब्लिकली रिएक्ट किया नहीं है। और दूसरी तरफ अमित भड़ाना की ये बात थोड़ी सी करियर पर, उनके सर्वाइवल पर आ गई थी। पर ये फ्रेंडशिप भाई यूट्यूबर्स की तो नहीं थी, लेकिन ये यूट्यूब पर तो एग्जिस्ट करते हैं, कृष्णा और एमीवे। और तुम्हें भी पता है कि इन दोनों के बीच में दोस्ती होना कितनी बड़ी बात है। और अगर ये होता है तो भाई ये बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर होगा और बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सही है। एमीवे बंटाई और कृष्णा के बीच का सीन इंडियन हिप हॉप हिस्ट्री की सबसे बड़ी और टॉक्सिक राइवलरीज में से एक है। इनके बीच जो हुआ वो सिर्फ लिरिकल बैटल नहीं था, बल्कि ये काफी हद तक पर्सनल चले गए। और इन दोनों के रिलेशन शुरुआत से नहीं थे। जब मुंबई से दिल्ली तक आया था उस टाइम पर ये दोनों के रिलेशन काफी अच्छे थे और ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे। बेसिकली ये गाना बताता है कि एक टाइम ऐसा भी था जब इन दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, जो कि आज के टाइम से बिल्कुल ज्यादा अलग है। लेकिन फिर ये बीफ स्टार्ट हुई 2019 से, जो कि अभी तक चल रही है। जहां पर 2019 में एमीवे ने फ्री वर्स पीस निकाला था और उन्होंने ये क्लेम किया कि वो अकेले इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यही बात कृष्णा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने सीधा मेक ओवर निकालकर एमीवे बंटाई की लिरिकल स्किल्स पर सवाल उठाए। फिर एमीवे ने सीधा टेक ओवर से रिप्लाई दिया और फिर उसके बाद एक नैरेटिव बन गया इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट वर्सेस लेबल कलम का। 2 सालों तक तो उन्होंने एक दूसरे का नाम नहीं लिया, बस ऐसे ही गानों में टॉन्ट मारे, जैसे सजाए मौत और बाप से। फिर 2022 आया जो कि बहुत ज्यादा गंदा सीन था। एमीवे ने चुसम्बा निकाला जो कि डायरेक्ट डिस था और फिर कृष्णा ने लिल बंटी ड्रॉप किया। फिर एमीवे ने KR साइन निकाला, जिससे लोगों ने ये बोला कि ये एमीवे का बेस्ट लिरिकल डिस था। लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट है जहां पर कृष्णा ने मचाएंगे 4 ड्रॉप किया, ये लेकर आ रहा जवाब, डाली खबर तेरी निकालो अब, जो कि बहुत ज्यादा ब्रूटल था। इसमें कृष्णा ने एमीवे की गर्लफ्रेंड स्वेलिना उसके ऊपर पर्सनल अटैक्स किए और इसके जवाब में एमीवे ने अपना मचाएंगे 4 निकाला, जिसमें उसने कृष्णा की माँ को अब्यूज किया। तेरी माँ औरत और बाकी सब लोग औरत नहीं। इससे सीन में बहुत ज्यादा बैकलैश हुआ था। यहाँ तक कि एक हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा था, शेम ऑन एमीवे, जिस वजह से काफी ज्यादा प्रेशर बना और एमीवे ने अपना ट्रैक डिलीट कर दिया था। फिर उसके बाद वो इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव भी आए थे, उन्होंने रिप्लाई भी दिया था। मुंबई शहर है, समझ रहे क्या? बचपन से बड़े हुए इधर पे, ये सब चाली में ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीजें देख के छोड़ दिले। जो तुम लोग अभी कर रहे ना, फेम चाहिए तो बोलो ना भाई, दे रहे ना तुम लोगों, फेम तो दे ही रहा हो। अब ये दोनों वापस से एक साथ ही नहीं दिख सकते हैं। इसका क्लियर सा रीजन है कि बीफ सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि कृष्णा ने एमीवे की पार्टनर के ऊपर बोला, बदले में एमीवे ने कृष्णा की माँ को अब्यूज कर दिया और इस चीज ने हिप हॉप कम्युनिटी में एथिकल बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया था। बाद में एमीवे ने तो इंटरव्यू में क्लियर किया कि वो यूनिटी चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सामने वाला रेस्पेक्ट है। उन्होंने ये बोला कि रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट मिलेगा, और अगर तुम छेड़छाड़ करोगे तो फिर बाद में मेरे को जोन में जाना पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ से डिसरिस्पेक्ट की हद पार हो चुकी है और दोनों के बीच में अब रेस्पेक्ट बची ही नहीं। और अभी भी इनके सॉन्ग्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टॉन्ट मारते ही रहते हैं एक दूसरे को, और ये राइवलरी अभी तक चल रही है और शायद ही इसे अभी खत्म करने के मूड में तो नहीं है। फिलहाल तो ये दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन इन दोनों के बीच में सुलह होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाकी तुम्हें और ऐसी कौन सी दोस्ती के बारे में पता है जो कि YouTube पर एक टाइम पर हुआ करती थी, लेकिन अभी के टाइम पर वो दोस्ती वापस से होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाकी अभी मैंने अपनी रीसेंट वीडियो 3 बार रीअपलोड मारी है, तो भाई उसमें बहुत एफर्ट लगा था, लेकिन उसमें एज रिस्ट्रिक्शन आ गया। तो अगर तुम उस वीडियो को जाकर के देख लोगे तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, उस वीडियो को रीच मिल जाएगी वापस से, तो जाओ जाकर के देख लेना। बाकी ये वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको भी जाकर के देख सकते हो। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड लव एंड बाय बाय।